रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वकील ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायज़ा की वकालत से क्यों इनकार किया। इमरान ख़ान के ये वकील कौन हैं, वकालत से इनकार क्यों किया, कैसे किया और कादी फ़ायज़ा का दरअसल मुकदमा क्या है। एक तो इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए नए बेंच की तश्कील की। अभी ख़ान साहब का कौन सा मुकदमा है और उसमें नया बेंच तश्कील देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान ख़ान साहब के वकील की इस्तदा के बेंच में जस्टिस मंसूर इशक़ को भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे इन दो ख़बरों की। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई है, आज की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे क्योंकि आज जुमेरात का दिन था, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के रुफ़क़ा के साथ मुलाकात का दिन था, पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात का दिन था। 6 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, मौज़म जतोई, जमाल एहसन, शाहिद खटक, सरदार अज़हर तारिक और सुहेल अफरीदी के नाम शामिल थे। लेकिन किसी की मुलाकात भी नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी पहुँचे, बाकी जिनके नाम फहरिस्त में शामिल थे वो भी मुलाकात के लिए पहुँचे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। और इसमें नाज़ी एक जो नई चीज़ आज पहली मरतबा जो देखने को मिली है कि अली अमीन गंडापुर का नाम जो है, जो पार्टी की तरफ से फहरिस्तें, लिस्टें अडियाला जेल की इंतज़ामिया को दी जाती थी, पहली मरतबा देखा गया कि अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल किया गया। इससे पहले जो माजी में हम देखते रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी फहरिस्त के बगैर आते थे, प्रोटोकॉल के साथ, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ उनकी मुलाकात हो जाती थी। तो आज अली अमीन गंडापुर की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात नहीं हुई, पार्टी के बाकी लोगों की मुलाकात नहीं हुई। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर वजह क्या है। क्या ये मुलाकात करवाई नहीं गई या अली अमीन गंडापुर ये मुलाकात करना नहीं चाहते थे, इसलिए फहरिस्त में उनका नाम शामिल हुआ और उनको भी मुलाकात करने नहीं दी गई। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया था कि आओ और जो मिनरल एंड माइंस के हवाले से बिल है उस पर आके मुझे वजाहत पेश करो कि ये बिल है क्या, इसमें क्या सूबा जो है अपने अख्तियारात मरकज़ को तो तफवीज़ नहीं कर रहा, अपने अख्तियारात को कम तो नहीं कर रहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उस मिनरल्स एंड माइंस के बिल का दिफा करते आए हैं कि इसमें कोई सूबे का अख्तियार जो है वो वफाक को नहीं दिया जा रहा, और इसमें हम सूबे में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए और सूबे की आमदन बढ़ाने के लिए ये बिल हम जो है वो असम्बली से पास करवाना चाहते हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ ख़ुद भी मुलाकात करना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी या उनकी ख्वाहिश नहीं थी, या उनकी मुलाकात में रुकावट पैदा की गई। ये कुछ अहम सवालात हैं जिनके सवालात अभी आना बाकी हैं। लेकिन आपको ये बताते जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपनी कोर कमेटी का अहम इजलास बुला रखा है। उस इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाएंगे, बानी के साथ मुलाकात के हवाले से भी, पार्टी के सियासी मामलात के हवाले से भी, पार्टी के इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस मुलाकात की नाकामी पर, मुलाकात ना होने पे मरियम नवाज़ को आड़े हाथों लिया है। पंजाब हुकूमत को, मुस्तफ़ा नवाज़ के MNAs को, MPs को अली अमीन गंडापुर ने धमकी भी दी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा मुलाकात ना होने पे? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम नवाज़ को कहता हूँ वो एक औरत हैं, आप फार्म 47 की वज़ीर आला हैं, पंजाब पुलिस ने आज मुझे लीडर से मुलाकात करने से रोका है। मरियम नवाज़ को कहता हूँ कि अब आप अपने घर केपी वाले घर में नहीं जा सकती। मैं चैलेंज करता हूं कि अब मरियम नतिया गली वाले घर में जाकर दिखाएं। वज़ीर आज़म में वफाकी काबीना से कहता हूं कि अब आपको, आपका कोई MNA मेरे सूबे में दाखिल नहीं हो सकेगा। मौजूदा जंगी हालात हैं। मेरा पैगाम नहीं है कि जिसको ठीक लगे, ठीक नहीं लगे, भाड़ में जाएं। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे मुलाकात ना होने पे स्टेटमेंट दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई। नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उन्होंने अपने दलाइल को कंक्लूड करना था। तो अदालती कार्रवाई के अख्ताम में ही
बेंच ने उनसे पूछा कि मुनीर मलिक साहब, आज अपने दलाइल आपने कंक्लूड करने हैं, तो क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे? तो मुनीर मलिक साहब ने यही कहा कि वो अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और केस की कार्रवाई को 14 मई तक मुलतवी किया गया है और मुनीर मलिक साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन आज के दलाइल में मुनीर मलिक साहब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेज़ हैं, सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस खादिम हुसैन साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, तो मुनीर मलिक साहब ने ज़्यादातर अपने दलाइल में जो हिट किया वो सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफ़र को किया। मुनीर मलिक साहब का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में 33 जजेस थे, लेकिन तमाम जजेस को ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिला। सिर्फ पिक एंड चूज़ करते हुए सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये ट्रांसफ़र मुनीर मलिक ने कहा कि इत्तफाकी तौर पे नहीं हुआ। मुनीर मलिक साहब का कहना था कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है और डोगर साहब का इस ट्रांसफ़र के लिए इंतखाब किया गया है, दरअसल मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कब्ज़ा किया जाए और जो सीनियर जजेज़ हैं उनको पीछे धकेल के अपना ट्रांसफ़र पे जज ला के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो चीफ जस्टिस याही अफरीदी के साथ भी जजेज़ के ट्रांसफ़र के हवाले से जो मुशावरत हुई, उस मुशावरत में भी याही अफरीदी साहब को जो है वो अंधेरे में रखा गया। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि सीनियरिटी के ऊपर अगर चीफ जस्टिस से मुशावरत होती तो ये ज़्यादा मुनासिब होता। फिर नाज़रीन, मुनीर मलिक साहब ने अभी 2 दिन पहले जो चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरी राय के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र पे आए हैं उनको हाई कोर्ट के जजेस के बाद बॉटम पे होना चाहिए। एक तो वो दलील उन्होंने कही कि याही अफरीदी साहब ये कह रहे हैं सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में, और फिर मुनीर मलिक साहब ने यह भी कहा कि जुडिशल कमीशन में भी याही अफरीदी साहब ने इसी राय का इजहार किया था कि जो तबादले पे आने वाले जजेस हैं वो बॉटम पे होने चाहिए। लेकिन बात नाज़रीन ये है, सलाहुद्दीन पंवर साहब जो कि इस बेंच के चौथे जज हैं, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया कि मुनीर मलिक साहब ये बताएं कि आप याही अफरीदी साहब की जिस राय का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो राय इस बेंच के ऊपर लाजम है, बाइंडिंग है उसको मानना? तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि नहीं, याही अफरीदी साहब की जो राय है उनकी पर्सनल राय है, आपके ऊपर वो राय मानना बाइंडिंग नहीं है। इसके बाद जब ये सवाल हुआ तो फिर मुनीर मलिक साहब ने अगला जो नुक्ता उनके सामने रखा, दलील रखी, वो ये थी कि जुडिशल कमीशन के जो पहले मेंबर थे अख्तर हुसैन, उनको भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि तबादले पे आने वाले जजेस सीनियरिटी में बॉटम पे होने चाहिए, लेकिन उनको सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर बिठा दिया गया। तो इसलिए एडवोकेट अख्तर हुसैन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर के रुकने से ख़ुद को पीछे धकेल लिया। अपना जुडिशल कमीशन की जो रुकनियत थी वो उन्होंने उससे रिक्यूज़ कर गए, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उन्होंने कहा मुनीर मलिक साहब ने कि जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और अत्तर मिनल्ला साहब ने भी लेटर लिखा था और उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी की बात की थी कि जो डोगर साहब हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो सीनियर प्यूनी जज हैं। जब ये बात कही तो सलाहुद्दीन पंवर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि मुनीर मलिक साहब ये बताएं कि आप अपने दलाइल में जो फोकस रखे हुए हैं वो सरफराज डोगर साहब को रखे हुए हैं, क्या आपका सिर्फ इतराज़ जो है तबादले पे, जस्टिस डोगर के तबादले पे है? इस पे मुनीर मलिक साहब ने कहा कि नहीं, मेरा इतराज़ तो तीनों जजेस के ट्रांसफ़र पे है। फिर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि देखिए ना कि जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया, वो अभी एडिशनल जज थे कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया ट्रांसफ़र पे। अब जब वो कन्फर्म होंगे इस साल के बाद तो उनकी परफॉर्मेंस एज ए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पे नहीं होगी, उनकी परफॉर्मेंस होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जज के तौर पे। लेकिन उनको जो मुस्तकिल किया जाएगा, उनको मुस्तकिल करने के मामले पर जो गौर होगा वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पे होगा। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं, ट्रांसफ़र पे वहाँ पे गए हैं। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि जज का ट्रांसफ़र जो है वो बुरी होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपने अपने दलाइल में ये नुक्ता उठाया था कि इंडिया में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सीनियरिटी सेंट्रलाइज है, तो भारत में अगर ये प्रेसिडेंट मौजूद है तो पाकिस्तान में जजेस के ट्रांसफ़र पे क्या तरीक़ाकार लागू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मेरी राय ये है कि ये ट्रांसफ़र से पहले चीफ जस्टिस के साथ जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है वो डिस्कस होना चाहिए था और केस की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी गई क्योंकि दलाइल कंक्लूड नहीं हो सके और वक्त जो था औकात कार ख़त्म हो गए। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब इससे पहले रिमार्क्स दे चुके हैं
कि अगर ट्रांसफ़र पर आने वाले जज ने जूनियर जज ही लगना है तो फिर ट्रांसफ़र के ऊपर कोई जज किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो अपनी सीनियरिटी अपने साथ कैरी करेगा। ये नाज़रीन बड़ा अहम, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको इस 5 रुकनी बेंच ने एड्रेस करना है कि अगर बॉटम पे जाना है तो क्या कोई जज ट्रांसफ़र पे आएगा, और अगर बॉटम पे नहीं जाता तो फिर अपने सीनियरिटी अपने साथ कैरी करनी है, तो फिर उससे जो जजेस मुतासर होते हैं क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 सदर को ये अख्तियार देता है कुछ कंडीशन के साथ, कुछ शराइत के साथ, तो फिर तो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आएगा। जो अब तक के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमांड जो समझ आती है वो यही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, ये केस तो 14 मई तक मुलतवी कर दिया गया, यानी अगले हफ्ते तक। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के लिए नए बेंच तश्कील का मामला है उस पर पहले बात कर लेते हैं। आज नाज़रीन आईनी बेंच के सामने जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे थे, वहाँ पे मुकदमा लगा हुआ था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का, और मुकदमा था तौहीन अदालत का। और तौहीन अदालत का केस ये था कि मई 2022 में जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो चुकी 9-10 अप्रैल को, तो खान साहब ने 22 मई को या 25 मई को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लेके आने का ऐलान किया था कि पेशावर से निकलूँगा और इस्लामाबाद में डी चौक पे जाऊँगा। तो उस वक्त नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे शुएब शाहीन साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल रहनुमा भी हैं। उनकी तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि इमरान खान साहब एहतजाज करने के लिए पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। शुएब शाहीन साहब का कहना था कि एहतजाज करना फंडामेंटल राइट है, तो ये रुकावटें हटाने का हुक्म दिया जाए और इमरान खान के काफ़िले को सिक्योरिटी भी फराहम करने का वफाकी हुकूमत को, इस्लामाबाद पुलिस को और पंजाब पुलिस के IG को हुक्म दिया जाए। तो बंदियाल साहब ने उस पर जो 3 रुकनी बेंच बनाया था उसको हेड कर रहे थे इजाज़ुल एहसन साहब। इजाज़ुल एहसन साहब ने उस केस की समाअत की जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब भी थे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे। तो उस बेंच में हुआ ये था कि इमरान खान साहब को एहतजाज के लिए जो H9 का ग्राउंड है वहाँ पे एहतजाज करना, वहाँ पे पड़ाव डालने का कहा गया था कि इमरान खान साहब को आने दें, तमाम रुकावटें हटा दें, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब उनको सिक्योरिटी फराहम करें और H9 के ग्राउंड पे इमरान खान साहब के आकर अपना एहतजाज वहाँ पे करवाएंगे। हुकूमत ने अदालत का हुक्म मान लिया, रुकावटें खोल दी, लेकिन इमरान खान साहब H9 के ग्राउंड के जाने के बजाय डी चौक के पास आ गए थे और यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ भी हुई थी, कुछ जलाओ गिराव भी हुआ था, इमलाक को नुकसान भी हुआ था, जिस पर हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई थी। अब ये मई 2022 की पेंडिंग कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है, जिसमें याई अफरीद साहब ने इमरान खान साहब को शोकास नोटिस जारी किया था, लेकिन बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने, क्योंकि जब ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई तो फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें बंदियाल साहब भी शामिल हुए थे। तो 5 रुकनी बेंच में बंदियाल साहब ऐड हुए थे और साथ में याई अफरीद साहब ऐड हुए थे। 4 जजेस ने कहा था कि इमरान खान साहब से सिर्फ सवाल जवाब मांगेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे, लेकिन याई अफरीद साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन हुई है तो मैं इमरान खान साहब को शोकास नोटिस जारी करूँगा। तो ये केस पेंडिंग चला आ रहा था। आज इस केस की जब समाअत हुई तो हुकूमती वकील ने तो कहा कि इस केस में हमें तारीख चाहिए, आखिरी तारीख दे दें, अगली समाअत में हम बता देंगे इस केस को हमने चलाना है या इस केस को मरकज़ी हुकूमत नहीं चलाना चाहती। क्योंकि मद्दू खेल साहब के रिमार्क्स ये थे कि वफाकी हुकूमत की जो इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है ये अब इमरान खान और अदालत के माबैन मामला है, क्योंकि एप्लीकेंट का सिर्फ इतना काम होता है कि अदालत के नोटिस में लेके आए कि आपके फ़लाँ हुक्म की वायलेशन हुई है, फिर कार्रवाई करना न करना अदालत का अख्तियार होता है। तो आमिर रहमान साहब ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने, कि मुझे मोहलत दे दें, आइंदा समाअत पे हम बता देंगे कि केस चलाना है नहीं चलाना। लेकिन जमाल खान मंदो खेल साहब ने कहा कि ये केस क्या आईनी बेंच में चल सकता है, इस केस को तो रेगुलर बेंच में नहीं चलना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब के वकील सलमान कमरारे साहब ने कहा कि बिल्कुल ये केस आईनी बेंच का नहीं है, यह केस रेगुलर बेंच का है, तो आप ये केस नए बेंच की तश्कील के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दें, वो इमरान खान के लिए नया बेंच बनाए तौहीन अदालत केस में, और वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है इस कंटेम्प्ट दरख्वास्त की फिक्सेशन का फैसला भी करे। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने भी कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मखसूस नशिस्तों के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, उसको भी
रेगुलर बेंचेस में लगाने के लिए ऐसी डायरेक्शन दी है, ऐसी ऑब्जर्वेशन पास की है, तो यहाँ पर भी ऐसा ऑर्डर पास कर दें तो कुछ नहीं होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो फिर आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का मामला है उसे आईनी कमेटी से, आईनी बेंच से निकालते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें या फरीद साहब हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उस कमेटी को भिजवा दिया है। अब वो कमेटी फैसला करेगी इमरान खान साहब की जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है उस पर नए बेंच की तश्कील का और कंटेम्प्ट की दरख्वास्त की डेट फिक्सेशन का भी कि कब उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। अब आ जाते हैं कि काजी फायसा की वकालत से इमरान खान साहब के किस वकील ने इनकार किया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2021 में एक काजी फायसा साहब ने नोटिस लिया था वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अरकान पार्लिमान को तरक्याती फ़ंड देने का। वो तरक्याती फ़ंड में काजी फायसा साहब ने नोटिस जारी किए तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। उस 7 रुकनी बेंच में काजी फायसा को भी शामिल किया और बाकी कुछ और जज उसमें शामिल कर दिया। अब उस बेंच ने फैसला तो देना था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो तरक्याती फ़ंड जारी किए हैं, नहीं जारी किए, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। उस बेंच ने फैसला ये दिया कि काजी फायसा इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे, क्योंकि इमरान खान और काजी फायसा की आपस में कोई रेफरेंस के हवाले से लिटिगेशन चल रही है। तो उस बेंच ने काजी फायसा को इमरान खान के मुकदमा सुनने से रोक दिया। तो हुआ यह था कि हामिद खान साहब ने इस फैसले के खिलाफ, जिसमें काजी फायसा को केसेस सुनने से रोका गया था, उस पर नज़रसानी दायर कर दी। तो आज आईनी बेंच में वो नज़रसानी की दरख्वास्त लगी हुई थी, लेकिन हामिद खान साहब ने वकालत करने की बजाय कि वो पाबंदी काजी फायसा के ऊपर दुरुस्त लगाई गई थी, गलत लगाई थी, हालांकि वो फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी था। हामिद खान साहब ने अपनी नज़रसानी में कहा कि मुझे इसमें तारीख दे दें, मैं आज मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे कोई अगली तारीख दे दें। अदालत ने पूछा ये लाइव इशू है, उस पर भी कोई ठोस जवाब जो है हामिद खान साहब ने नहीं दिया। मेरी नज़र में हामिद खान साहब को इस केस को आर्गू करना चाहिए था। वो एक कानूनी आदमी हैं, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, और एक कानूनी पॉइंट अदालत के सामने है, क्या जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए किसी जज को, कोई भी जज हो, किसी जज को किसी का मुकदमा सुनने से रोक सकता है? क्योंकि अदालती नॉर्म्स ये हैं, अदालती फ़ैसले ये हैं, और हामिद खान साहब जैसे वकला का हमेशा से स्टांस ही रहा है कि किसी वकील को आप बेंच से उस वक्त तक नहीं हटा सकते जब आप उनके ऊपर बायस का इल्ज़ाम साबित ना कर दें। बायसनेस साबित करे बगैर आप किसी बेंच को, जुडिशल ऑर्डर तो क्या, वैसे भी किसी तरीके से बेंच से नहीं निकाल सकते। तो मेरे ख्याल से हामिद खान साहब को इनकार करके तारीख लेने के बजाय डट के वहाँ पे कानूनी पॉइंट की वकालत करनी चाहिए थी, अदालत की मुआवनत करनी चाहिए थी। देखते हैं आइंदा तारीख पे हामिद खान साहब क्या स्टांस लेते हैं।